स्टाइल बताता हूँ। देखिए बेटा, एग्ज़ाम में यूजुअली वो यूँ करते हैं कि एक स्ट्रिंग दे देंगे आपको और बोलेंगे ये स्ट्रिंग इस वक्त t=0 है और इस स्ट्रिंग में आपने वेव स्केच करना है और ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये वेव स्टेशनरी वेव है या प्रोग्रेसिव वेव है। अभी मेरी क्लास स्टैंडिंग वेव की चल रही है, इसलिए मैं खाली स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा हूँ। t=0 है। क्वेश्चन में वो खुद बताएगा कि इस वेव का टाइम पीरियड इतना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई आसान सा नंबर ले लेता हूँ, इसका टाइम पीरियड है 4 मिली सेकेंड, ठीक है जनाब, और इस वक्त ये t=0 है। ठीक, जब t=0 है तो देखिएगा कि इस वाले टाइम पीरियड का अगर मैं आपसे बोलूँ t/4 दैट विल बी 1 मिली सेकेंड, वो कहेगा 1 मिली सेकेंड के बाद बताइए इसका स्केच कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा 1 मिली सेकेंड के बाद आप क्या कीजिएगा, हमेशा इस बात का रट्टा लगवा रहा हूँ इस बात का, एक साइन वेव बना दीजिएगा। ठीक है जनाब, ये मैंने साइन वेव बनाई है। अगर वो आपको स्ट्रेट लाइन दे तो ये t/4 यानी 1 मिली सेकेंड के बाद ये इसकी शेप बनेगी। रट्टा लगाइएगा। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 2 मिली सेकेंड के बाद इस स्ट्रिंग की शेप कैसी होगी, और 2 मिली सेकेंड का मतलब है t/4 का 2 टाइम, t/4 का 2 टाइम यानी t/2 दैट इज़ 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड पर दोबारा स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा और उसके बाद वो आपसे कहेगा जनाब बताइए 3t/4 पर क्या होगा, यानी 2 मिली सेकेंड के बजाय 3 मिली सेकेंड के बाद बताइए क्या होगा। तो जो आपने साइन वेव बनाई हुई है ना, उसी साइन वेव का रिफ्लेक्शन बना दीजिएगा, साइन वेव का रिफ्लेक्शन बना दीजिएगा। और आखिर में अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब t/4 का 4 टाइम, ठीक है जनाब, t/4 का 4 टाइम, तो जहाँ से वेव शुरू हुई थी ना, यानी स्केच शुरू हुआ था स्ट्रेट लाइन से, तो दोबारा स्ट्रेट लाइन पर आप आ जाएंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अगर देखा जाए तो मैंने इस डायग्राम में कोशिश की है कि ये इसका इमेज नंबर 1 है, स्केच नंबर 1 है। अगर स्ट्रेट लाइन दे तो रट्टा मारिए स्ट्रेट लाइन, देन साइन वेव, देन स्ट्रेट लाइन, देन रिफ्लेक्शन एंड देन स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन से शुरू करा रहे हैं, और अगर वो साइन वेव से शुरू करा रहे हैं तो साइन वेव, स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन, देन स्ट्रेट लाइन। रट्टा मार लीजिए। जो मैंने अभी क्लास के शुरू में स्टैंडिंग वेव आपको दिखाई है, एग्ज़ाम में ऐसी नहीं आती। एग्ज़ाम में वो देगा कि इसको स्केच करना है, आपने इस तरह से इसको स्केच कर देना है। एक बात, कभी कभी ऐसा भी वो कर सकता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। टाइम पीरियड है 4 सेकेंड और वो आपसे बोलेगा यार इसको स्केच कीजिए आफ्टर 5 मिली सेकेंड। तो आप क्या करें, जो टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 5 - 4 इट इज़ इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, और 1 मिली सेकेंड का मतलब है आपने 1 मिली सेकेंड का मतलब है आपने ये वाला स्केच बनाना है। अगर वो आपसे कह देता है कि इसको ज़रा 12 सेकेंड के बाद बताइए क्या बनाएंगे, तो 12 को ठीक है आप इस वाले 4 से सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। जब आप 4 से सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे तो 4 से सब्ट्रैक्ट करते करते 12 - 4 8, 8 - 4 4 मिली सेकेंड पर आ जाएंगे। और जब आप 4 मिली सेकेंड पर आ गए तो बताइए 4 मिली सेकेंड के ऊपर मैंने अभी आपको ये वाला इमेज बना के दिखाया हुआ है कि 4 मिली सेकेंड पर 4 मिली सेकेंड के ऊपर उसकी क्या शेप बन चुकी होगी। अच्छा, कभी कभी वो ऐसा भी करते हैं कि कहते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट मैंने शुरू किया तो उस टाइम के ऊपर स्टार्टिंग टाइम t=0 नहीं था, बल्कि स्टार्टिंग टाइम t1 था। आप इस t1 के 5 मिली सेकेंड के बाद बताएं क्या होगा। तो भाई इस वाले t1 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको छोड़ दो। बस आप 5 मिली सेकेंड को देखो, 5 में से 4 माइनस करोगे तो बाकी बचेगा 1 मिली सेकेंड, और 1 मिली सेकेंड का मतलब है आपने ये वाला इमेज बनाना। ठीक है जनाब। तो अगर आप इस वाली वीडियो में इस चीज़ का रट्टा मार लें तो अब मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन करा सकता हूँ कि पास पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो अभी मैं इसके फ़ौरन बाद आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर बोलेंगे स्केच स्टैंडिंग वेव। तो स्केच स्टैंडिंग वेव के नाम से मैं पास पेपर के क्वेश्चन आपको कराऊंगा अगली वीडियो में। और इस चीज़ को अब मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा, इस टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा देखो बेटा, क्लास के बिल्कुल शुरू में अभी मैंने आपको 2 वीडियोस दिखाई, लैब दिखाई। एक लैब के अंदर स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बना रहे थे, फिर लैब के अंदर एक और वीडियो दिखाई जिसके अंदर एक गिलास ट्यूब थी, गिलास ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ था, और इस पानी से भरे हुए गिलास ट्यूब में, ठीक है जनाब, हम ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क ला के प्लेस कर रहे थे।
और जैसे ही ट्यूनिंग फॉक ऊपर लाके रखते हैं वाइब्रेशन कराकर, वाइब्रेटेड ट्यूनिंग फॉक को लाके प्लेस करते हैं, तो इस ट्यूनिंग फॉक से जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाली, वो इस एयर कॉलम में जाती हैं और इस एयर कॉलम में जाके स्टैंडिंग वेव बनाती हैं। अब वो जो स्टैंडिंग वेव बनती हैं तो जाहिर सी बात है ये लॉन्गिट्यूजनल वेव है। उन लॉन्गिट्यूजनल वेव से जो स्टैंडिंग वेव बनती है उसे हम इस तरह की ड्राइंग से शो करा देते हैं, याद रखिएगा ये ड्राइंग है, वरना प्रैक्टिकली ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स होंगे वो पैरेलल वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये स्टैंडिंग वेव जो मैं लॉन्गिट्यूजनल वेव से बना रहे हैं ये इसकी ड्राइंग है, प्रैक्टिकली पार्टिकल उसी तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब, जो मैंने आपको लॉन्गिट्यूजनल वेव में साउंड के अंदर पढ़ाया है, लेकिन ड्राइंग हम ये वाली बना लेते हैं। अच्छा, इस वाली बात का थोड़ा रट्टा लगाइए। जिस टाइम के ऊपर ट्यूब के अंदर हाफ लूप बन रहा होता है, जिस वक्त ट्यूब के अंदर हाफ लूप बन रहा होता है तो उस टाइम के ऊपर आती है फर्स्ट लाउडर साउंड। हाफ लूप जब बनता है तो उस टाइम के ऊपर आती है फर्स्ट लाउडर साउंड, और जब फर्स्ट लाउडर साउंड आती है तो क्वेश्चन में बताएगा कि सर ये जो एयर कॉलम की लेंथ है ना, इसकी वैल्यू कोई नंबर बता देगा इतनी है। तो जितनी भी वैल्यू देगा इस लेंथ को वैसे मुझे लेंथ को L लिखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, उस लेंथ को मैं करा दूंगा λ/4 के बराबर। ठीक, λ/4 के बराबर क्यों? क्योंकि आपको याद है नोड से लेके एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होता है, नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस इट इज़ इक्वल टू λ/4। ठीक, अच्छा उसके बाद ये क्या करेंगे, पानी को इसमें से रिलीज़ करा देते हैं। अभी मैंने आपको लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है कि उस साइंटिस्ट के हाथ में एक पानी का कंटेनर था, उस पानी के कंटेनर को ऊपर या नीचे करें तो पानी का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। कहते हैं सर जिस टाइम के ऊपर सेकंड लाउडर साउंड आती है, सेकंड लाउडर साउंड जिस टाइम के ऊपर आएगी, तो याद रखिएगा सेकंड लाउडर साउंड का मतलब होता है कि उस वक्त 1.5 लूप बन रहा है। और अगर 1.5 लूप बन रहा है तो 1.5 लूप का मतलब होता है ये वाली सिचुएशन। ठीक, ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4, और अगर ये λ/4 है तो ज़ाहिर सी बात है ये जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगी ये 3 λ/4 बन जाएगी। कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा ऑड नंबर आ रहे होते हैं, और ऐसे पाइप को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड एंड पाइप। जो एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, इट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड एंड पाइप। दोनों तरफ से खुला हुआ होता है ओपन पाइप। ओपन पाइप का मैंने कोई सवाल P2 में मुझे याद नहीं आ रहा कि आया हुआ है, हमेशा क्लोज एंड पाइप के सवाल होते हैं। और क्लोज एंड के पाइप के क्वेश्चंस में याद रखिएगा फर्स्ट लाउडर साउंड जो आएगी उसकी लेंथ λ/4 के बराबर होगी। उस लेंथ को मैंने लिख दिया लेंथ नंबर 1। ठीक, और जो सेकंड लाउडर साउंड आएगी सर वो सेकंड लाउडर साउंड हमेशा लेंथ नंबर 1 का 3 टाइम होगी। जो सेकंड लाउडर साउंड आएगी उसके लिए जो लेंथ होगी वो फर्स्ट लाउडर साउंड का हमेशा 3 टाइम होगी। तो इस वाली बात को अगर आप जहन में रखोगे तो अब आपको पास पेपर के क्वेश्चन समझाने में मुझे कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस थोड़ी सी नॉलेज को जहन में रखिए। आइए आप पास पेपर के क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा बेटा, अब हम पास पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसी टॉपिक को लेकर जो भी समझाया है मई जून 2018 पेपर 22। ठीक, इसके अंदर क्वेश्चन जनाब ये है कि ये आप देखिए ओपन एंड पाइप है, ये पाइप का एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज्ड है। तो अगर दोनों तरफ से पाइप ओपन होता तो ओपन एंड पाइप मानते हैं, इसको एक तरफ से क्लोज है तो इसका नाम मैं रखूँगा कि ये क्लोज्ड पाइप है। ठीक है ना, इस क्लोज्ड पाइप में आप देखिए राइट साइड के ऊपर उन्होंने एक लाउड स्पीकर रखा है। अभी जो मैंने वीडियो दिखाई उसके अंदर ट्यूनिंग फॉक था, इसके अंदर एक लाउड स्पीकर ला के रख दिया। इस लाउड स्पीकर से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी, मतलब लॉन्गिट्यूजनल वेव प्रोड्यूस हो रही होगी। वो लॉन्गिट्यूजनल वेव जब इस एयर कॉलम के अंदर जाएगी, यानी लाउड स्पीकर से लेकर पिस्टन के बिटवीन में जो एयर है इस कॉलम में आएगी, एयर कॉलम में आएगी, तो कह रहे हैं इस एयर कॉलम के दरमियान का डिस्टेंस x है। x की ये वैल्यू उन्होंने दी हुई है, ये x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। ठीक है जनाब, ये स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने दी हुई है, साउंड की स्पीड दे दी है। ठीक, अब कह रहे हैं जनाब हुआ कि ज़रा तवज्जो के साथ क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहे हैं अ मच लाउडर साउंड इज़ फर्स्ट हर्ड। मच लाउडर साउंड, मैंने कहा कि जब रेजोनेंस होती है एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है।
जब लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी ना, तो हमेशा उस वक्त इस एयर कॉलम में क्लोज पाइप में हाफ लूप बन रहा होगा। और जब हाफ लूप बनता है तो हाफ लूप बनते वक्त नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस λ/4 के बराबर होता है। ठीक है जनाब। अगर मैं आपसे बोलूँ मैंने लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4x। x कितना है सर? x है 4.5 सेंटीमीटर। पर आप देखो ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो दोनों को सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए बेटा 4.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। और अब 100 से डिवाइड करके बेटा मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो मुझे इसकी वेवलेंथ मिल जाएगी 0.18 मीटर। तो मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिस वक्त एयर कॉलम में फर्स्ट लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है तो उस वक्त हाफ लूप बनता है। हाफ लूप λ/4 के बराबर होता है। ये λ/4 x के बराबर है। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सेंटीमीटर में थी, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर ली तो मुझे वेवलेंथ मिल गई। अब बताइए बेटा मेरे पास वेवलेंथ भी है, स्पीड भी है। स्पीड और वेवलेंथ दोनों है, तो फार्मूला होता है v = f लैम्डा। स्पीड है बेटा 340, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ है 0.18 बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। और जब आप डिवाइड करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन का इजी पार्ट था। अब मैं आपको एक मुश्किल पार्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ जो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। अच्छा बेटा इसका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, इसको मैंने स्क्रीनशॉट उठा के लेकर आ गया हूँ, ज़रा इसको पढ़िएगा जिसको मैं मूव करा रहा हूँ। लिखा है आफ्टर अ टाइम इंटरवल अ सेकेंड मच लाउडर साउंड इज़ हर्ड। सेकेंड लाउडर साउंड, सर सेकेंड लाउडर साउंड कब आएगी? भाई सेकेंड लाउडर साउंड जब आएगी जब ये पिस्टन मूव करके आप पीछे लेके जाओगे। और जब पिस्टन को पीछे लेके जाओगे आप, तो पीछे लेके जाने पर पिस्टन पूरा पीछे चला गया, तो एक वक्त ऐसा आएगा सेकेंड लाउडर के साउंड के टाइम पे कि 1 मोर लूप इसमें ऐड हो जाएगा। यानी पहले हाफ लूप बन रहा था, फिर 1 लूप और बन जाएगा। बताइए बेटा जब 1 लूप और बनेगा तो ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है ए, जिस पे फर्स्ट लाउडर साउंड आई थी, ये सेकंड लाउडर साउंड आ रही है। तो फर्स्ट और सेकंड लाउडर साउंड के बिटवीन में ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन पीछे गया होगा। क्वेश्चन है कितना पीछे गया होगा, इस पिस्टन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो जनाब पिस्टन ने जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पिस्टन फॉर सेकंड लाउडर साउंड, इट विल बी इक्वल टू 1 लूप। और आपको पता है 1 लूप बराबर होता है λ/2। 1 लूप बराबर होता है λ/2। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो λ/2 के बराबर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है जनाब। अब जहाँ लिखा हुआ है लैम्डा, तो क्या हम लैम्डा की वैल्यू बेटा कैलकुलेट कर चुके हैं? तो सर फ्रीक्वेंसी तो थी हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास, ये रजी लैम्डा। लैम्डा हमने कैलकुलेट किया हुआ है, लैम्डा है 0.18। तो इसका मतलब ये हुआ पिस्टन को पीछे ले जाने में 0.18 डिस्टेंस कवर हुआ होगा। और 0.18 को बेटा जब आप डिवाइड करोगे 2 से, तो इट इज़ इक्वल्स टू 0.09 मीटर। यानी पिस्टन को आप पीछे लेके गए हो। पिस्टन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? सर पिस्टन ने डिस्टेंस कवर किया है 0.09। अच्छा, जो पिस्टन पीछे भाग रहा है, पिस्टन को पीछे लेके जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पिस्टन को लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव करा रहे हैं। ये वाली लाइन पढ़िए, पिस्टन को लेफ़्ट साइड पे मूव करा रहे हो और मूव कराने की स्पीड है 0.75। मूव कराने की स्पीड है 0.75। तो आपको याद होगा कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उन्होंने कहा है कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन है, पूछ क्या रहे हैं, पढ़िए। कह रहे हैं कैलकुलेट टाइम, टाइम मालूम करना है, टाइम इंटरवल, टाइम कैलकुलेट करना है। तो सर टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इधर चला जाएगा बेटा, स्पीड इधर आ जाएगी। तो डिस्टेंस उसने कवर किया है 0.09 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी है बेटा? स्पीड इसने ये दी हुई है 0.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सेंटीमीटर पर सेकेंड को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जनाब, इसको भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 100 से बेटा डिवाइड करोगे
तो ये पूरा का पूरा नंबर फाइनल जब सॉल्व करोगे बेटा, कैलकुलेटर चलाइएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 12 सेकेंड। ठीक, तो कैलकुलेटर चलाने पे मैंने इस टाइम के ऊपर फोकस नहीं कराया है, आपको सिर्फ ये बात बताने की कोशिश की है कि डिस्टेंस मीटर्स में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, पर स्पीड सेंटीमीटर में थी, इसलिए 100 से डिवाइड करके इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 12 सेकंड। 12 सेकंड का टाइम लगेगा। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट लाउडर साउंड एंड सेकंड लाउडर साउंड। ठीक, तो P2 का स्टैंडिंग वेव का एक सवाल ये था। एक और सवाल देखिए, जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2018 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 4। मार्च 18 में देखिए ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर पहले पानी भरा हुआ है। ये फिगर 4.2 को बेटा पहले देखिए, 4.2 के अंदर पानी का लेवल पहले लेवल ए पर है, और जब लेवल ए पर है तो ख़ुद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इसके ऊपर एक लाउड स्पीकर रखा हुआ है, लाउड स्पीकर से जो बेटा साउंड वेव आ रही है उस साउंड वेव की वेवलेंथ दी हुई है 0.18 मीटर। तो पहले मैंने नोट कर ली कि इसकी वेवलेंथ है 0.18 मीटर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में पढ़िए, कह रहे हैं फर्स्ट लाउडर साउंड। ठीक है जनाब, फर्स्ट लाउडर साउंड लेवल ए पे मिल रही है और सेकंड नेक्स्ट लाउडर साउंड, ठीक है जनाब, लेवल बी पे मिल रही है। तो आप खुद बताइए, जब फर्स्ट लाउडर साउंड आई होगी तो हाफ लूप बन रहा होगा, और जब सेकंड लाउडर साउंड आई होगी तो 1.5 लूप बन रहा होगा। तो आपको पता है लेवल ए और लेवल बी के बिटवीन में 1 लूप आ गया। ठीक है जनाब, और क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ये बताइए ए और बी के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है। तो सर ए और बी के बिटवीन का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये 1 लूप के बराबर है, और 1 लूप λ/2 के बराबर है। लैम्डा 0.18 है, 0.18 को बेटा 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 0.09 मीटर। तो 0.09 मीटर ये क्या है जनाब? सर इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 0.09 मीटर। ठीक है जनाब, फिर कह रहे हैं लेबल विद द लेटर एन। एन का मतलब नोड बताएं कहाँ पे बना हुआ है। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हमने तो पूरे ही बनाया हुआ है। ये नोड है, ये नोड है, और ये वाली जगह जो वो एंटी नोड है। ठीक, तो कह रहे हैं नोड और एंटी नोड को लेबल कीजिए, मैंने वो लेबलिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आए। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कह रहे हैं जो पानी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है जनाब, जो पानी ड्रेन आउट किया जा रहा है, पानी ड्रेन आउट करने का जो रेट है वो 6.7 ग्राम पर सेंटीमीटर है। 6.7 ग्राम पानी का मास रिलीज़ किया जा रहा है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतना पानी का मास रिलीज़ किया जा रहा है। एक बात हो गई। ठीक, ये गिवन है। आगे चलें, कह रहे हैं इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 13 है, डेंसिटी इतनी है। ठीक है जनाब, अच्छा डेंसिटी इतनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि पानी का कितना मास बिटवीन ए एंड बी होगा, ए से लेकर बी तक पानी का कितना मास होगा, मास कैलकुलेट करना है। सिर्फ ए से लेकर बी तक पानी का मास कैलकुलेट करना है। तो ये बताइए बेटा, जब मास कैलकुलेट करना होता है तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए जिसके अंदर डेंसिटी दी हुई हो। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया है कि मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है जनाब, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ठीक है जनाब, और लेंथ होगी ए और बी के बिटवीन की लेंथ, जो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है कि इट इज़ द लेंथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है जनाब, अब आप बताइए डेंसिटी कितनी है। तो क्वेश्चन में गिवन है सर डेंसिटी है 0.79। तो बेटा मैंने डेंसिटी लिखी 0.79। फिर चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 13 और दोनों सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में। डेंसिटी भी ग्राम पर cm³ है, डेंसिटी भी डेंसिटी ग्राम पर cm³ है, एरिया भी। तो लेंथ भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, पर ये वाली लेंथ मेरे पास मीटर में लिखी हुई है। तो मीटर में सर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई मारोगे, ठीक है जनाब, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी 9 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब, तो ये ग्राम है
डेंसिटी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब कुछ आप सॉल्व करोगे, इन सबको बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट आएगा 92.4 ग्राम। ये वो मास है जो ए से बी तक रिलीज़ हुआ है। 92.4 ग्राम पानी रिलीज़ हुआ है ए से बी। तो ए से बी इतना मास अगर रिलीज़ हुआ है तो सर उसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब, जितना ज़्यादा टाइम दूंगा उतना ज़्यादा मास रिलीज़ होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ जाए वहाँ मेरा दिमाग तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे जाता है। तो 1 सेकंड में 6.7 ग्राम पानी ड्रेन आउट हो रहा है, तो कितने टाइम में इतना पानी ड्रेन आउट होगा? क्योंकि जब लिक्विड का लेवल ए पे था तो फर्स्ट लाउडर साउंड आई थी, जब लिक्विड लेवल बी पे था तो सेकंड लाउडर साउंड आई थी। तो ए से बी तक आने में जितना पानी यहाँ भरा हुआ है, ये पानी यहाँ से ड्रेन आउट होगा, तो कितना टाइम लगेगा वो टाइम पूछ रहे हैं। आप इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम आ जाएगा 14 सेकेंड। ठीक, तो बेटा इस तकरीबन आधे घंटे की वीडियो के अंदर मैंने स्टैंडिंग वेव की थोड़ी सी थ्योरी आपको सुनाई है, थोड़ी सी थ्योरी सुनाई है, और 2 क्वेश्चंस कराएं। लेकिन पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो बेटा ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और इस वीडियो को बेटा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको CRO कराता हूँ।